अस्सलाम वालेकुम। ये 22 जून 1757 का दिन था। बंगाल की सरजमीन पर एक गैर मामूली सन्नाटा था। आने वाली सुबह फैसला कुन जंग का दिन। प्लासी का मैदान जो आने वाले बरसों के लिए हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला था। मगर इस जंग की तारीख में कुछ और था, एक छुपा हुआ राज। क्या इस जंग में एक ही गद्दार था या फिर गद्दारों की एक ना खत्म होने वाली जंजीर? दोस्तों, आप देख रहे हैं ABN डिजिटल और मुझे एजाज बलोच कहते हैं। दोस्तों, ये कहानी है प्लासी की जंग की, इस जंग से जुड़ी नमक हराम महल की। आइए जानते हैं दरअसल हुआ क्या था। नाजरीन, मुर्शिदाबाद के जुनूब में करीबन 50 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है जिसका नाम प्लासी है। सिराजुद्दौला अंग्रेज कमांडर लॉर्ड क्लाइव के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार थे। नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फौज थी, 50 तोपें और कई बंदूकें भी थी, जबकि इसके मुकाबले में लॉर्ड क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 की फौज और 8 तोपें थीं। मगर फिर भी सिराजुद्दौला शिकस्त खा गए। वो भला कैसे? दोस्तों, जब जंग शुरू होने से कबल ही इस जंग का फैसला हो चुका था, क्योंकि इस जंग में एक गद्दार भी मौजूद था और फिर एक से बढ़कर एक गद्दार। 23 जून 1757 की सुबह 8 बजे के करीब जंग शुरू हुई। सिराजुद्दौला की फौज 3 हिस्सों में तकसीम, दाएं, बाएं और दरमियान। दाएं और बाएं के हिस्सों की कमान मीर मदन और मीर जाफर कर रहे थे, जबकि दरमियान की फौज को कुछ दरबारी सरदार कमान कर रहे थे। दरमियान में नवाब सिराजुद्दौला का खैमा था और पीछे कुछ रिजर्व फौज भी खड़ी थी। जंग शुरू हुई। मीर जाफर के पास 20,000 की फौज थी, मगर इस पूरी फौज का कमान एक गद्दार के हाथ में था। जंग के वक्त नवाब सिराजुद्दौला के बार बार अहकामात के बावजूद भी मीर जाफर अपनी फौज को मैदान में भेजने से टाल मटोल करते रहे। पहले रोज के जंग का पूरा बोझ अकेले मीर मदन को उठाना पड़ा। मगर फैसला कुल लम्हे पर बारिश हुई और इस बारिश ने नवाब सिराजुद्दौला की फौज की बारूद, तोप और बंदूकों को नाकारा बना दिया। मगर क्लाइव की मुनज़्ज़म फौज के पास एक बारूदी मवाद को महफूज करने की सहूलत मौजूद थी। अगले रोज नवाब सिराजुद्दौला के वफादार साथी मीर मदन ने सोचा कि शायद अंग्रेजों की फौज का बारूद भी नाकारा हो चुका होगा। न लॉर्ड क्लाइव की मुट्ठी भर फौज के साथ क्यों न दो बदू लड़ाई की जाए। मगर मीर मदन के सारे अंदाजे गलत साबित हुए और लॉर्ड क्लाइव की फौज का तमाम मवाद वैसा का वैसा रहा। मीर मदन ने 5,000 अफगान घोड़सवारों को मैदान में भेजा, मगर दुश्मन की तोपों की घन गज ने इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इसी दौरान मीर मदन शदीद जख्मी हो गए। तो उन्हें नवाब सिराजुद्दौला के पास ले जाया गया, जहां उन्होंने नवाब की गोद में अलविदाई कलमात कहे। यूं नवाब सिराजुद्दौला एक अजीम वफा के मेहरबान दोस्त को खो दिया। मीर जाफर पहले ही लॉर्ड क्लाइव के साथ मामला तय कर चुका था, क्योंकि कुर्सी की हवस ने उसे अंधा कर दिया था। बाज़ तारीख़दान कहते हैं कि मीर जाफर ने नवाब के साथ अलविदाई मुलाकात की, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से माजरत भी की और जंग में साथ देने के लिए मिन्नत व समाजत भी की। मगर बाज़ तारीख़दान इस बात से इनकारी भी हैं। लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि मीर जाफर ने गद्दारी करके अपनी कमान में मौजूद फ़ौज को मैदान से निकाल लिया। नवाब सिराजुद्दौला भी गद्दारी को भांप गए और एक तेज़ रफ्तार ऊंट पर सवार होकर निकलने में कामयाब हुए। इस जंग में हिंदुस्तानी फौज काफ़ी तादाद में शहीद हुए, जबकि लॉर्ड क्लाइव के सिर्फ 22 फौजी हलाक हुए। तादाद के लिहाज से नवाब सिराजुद्दौला की फौज क्लाइव की एक सिपाही के मुकाबले में 20 सिपाही थे, लेकिन गद्दारी जड़ों तक थी और इस गद्दारी ने नवाब सिराजुद्दौला से हुक्मरानी छीन कर मीर जाफर के सुपुर्द कर। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला एक ऊंट पर बैठकर मुर्शिदाबाद तो चले गए। 24 जून को वो मुर्शिदाबाद के मंसूरगंज मॉल पहुंचे। उन्होंने सोचा कि फौजी जर्नलों ने तो गद्दारी कर दी, मगर अवाम को साथ मिलाकर जंग जीती जा सकती है। उन्होंने ख़जाने के दरवाजे अवाम के लिए खोलने का हुक्म दिया और अवाम को ख़जाना देकर अपना बनाया जाए और फिर शायद अवाम जंग में मेरी मदद करे। मगर खजाना लेने तो सब आए, मगर जंग के लिए कोई ना आया। शायद खजाना ले जाने वाले खजाने को छुपाने में मसरूफ थे। नवाब सिराजुद्दौला ने रात को अपनी अहलिया और महल की दीगर खातिन को लेकर रख्त सफ़र बांध लिया।
दूसरी जानिब मीर जाफर और अंग्रेज़ जंग जीतने की खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और बंगाल को बटोरने के मशवरे भी कर रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला पहले भगवान गोला आ गए और फिर सिराज महल की जानिब बढ़े। 3 दिन के मुसलसल सफ़र के बाद वो और उनके साथी बहुत थके भी हुए थे और बहुत भूखे भी थे। वो सिराज महल के दरिया के करीब पहुंचे। उन्होंने दरिया के किनारे खिचड़ी पकाने का हुक्म दिया। इस वक्त उनके पास सिर्फ चंद ही मुलाजमीन रह गए थे। उनका ससुर भी उन्हें छोड़ चुका था और मुलाजमीन भी एक एक करके खिसक रहे थे। दूसरी जानिब मीर जाफर ने मीर कासिम को नवाब सिराजुद्दौला के पीछे लगाया हुआ था, इन्हें हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। जब नवाब सिराजुद्दौला महल के पास दरिया के किनारे मौजूद थे तो वहाँ एक सूफी शाहदाना ने उन्हें पहचान लिया, मगर अफसोस सूफी फकीर भी गद्दार निकला। कहा जाता है कि शाहदाना ने सिराजुद्दौला को खाना खिलाया और आराम करने का मशवरा दिया। अब न जाने क्यों इसने ये हरकत की, या कोई पुराना बदला लिया या फिर इनाम की लालच, मगर बाद में मीर कासिम को खबर दी जो पहले से ही नवाब साहब के पकड़ने के लिए बेताब थे। खबर पहुंचते ही मीर कासिम तूफान की तरह पहुंचे और नवाब सिराजुद्दौला को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के साथ ही बंगाल और हिंदुस्तान की आज़ादी की उम्मीद खत्म हो गई। नवाब सिराजुद्दौला जंजीरों में बंधे हुए मीर कासिम के सामने थे, वही मीर कासिम जो नवाब सिराजुद्दौला के सामने हाथ बांधे हमेशा खड़ा रहता था, अब वही मीर कासिम नवाब की किस्मत का फैसला कर रहा था। नवाब सिराजुद्दौला को महल लाया गया। रात का वक्त था और मीर जाफर सो रहा था, जबकि उनका बेटा मीरन जाग रहा था। मीरन के बारे में मशहूर था कि वो जालिम और जाबिर था और कत्ल व गारत पर फख्र करता था। इसने नवाब को कैद करने का हुक्म दिया और फिर कत्ल का फैसला किया। कोई भी इस कत्ल के हुक्म पर अमल करने को तैयार न था, क्योंकि इनके नज़दीक ये खून नाहक था, मगर एक और गद्दार ने इसकी हामी भर ली। वो गद्दार मोहम्मदी बेग था। वो मोहम्मदी बेग जो नवाब सिराजुद्दौला और उनके नाना नवाब अली वर्दी के वफादार साथी समझे जाते थे, मगर यहाँ आस्तीन के करचियों में भी कई गद्दार निकले। नवाब सिराजुद्दौला ने मोहम्मदी बेग को आते देखा तो समझ गए कि उनका वक्त आ चुका है। नवाब ने पूछा, क्या तुम मुझे मारने आए हो? और जवाब मिला, जी हाँ। और फिर पलक झपकते ही मोहम्मदी बेग ने खंजर से हमला किया। नवाब साहब के सीने, चेहरे और पीठ पर इतने वार किए कि वो आखिरी सांस भी न ले सका और यूं इसकी रूह गद्दारों के झुरमुट में परवाज़ किया। यूं हिंदुस्तान एक तवील तारीकी में दफन हुआ। मीर जाफर ने गद्दारी महारत से की, मगर इसके बाद अच्छी हुक्मरानी नहीं कर सके। चंद ही अरसे में बंगाल की मईशत तबाह हुई और फौज के पास वर्दी तक के पैसे मैसर न रहे। लॉर्ड क्लाइव भी मीर जाफर से तंग आ चुका था और मीर जाफर कर्ज के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दरवाजे पर जाता तो कभी अपने सेठ दोस्त जगत सेठ के पास, जो उस गद्दारी में शरीक भी था। जैसा कि कहा जाता है, कामयाबी के 100 रिश्तेदार होते हैं, मगर नाकामी यतीम होती है। विलियम डलरम्पल अपनी किताब अ प्रिंस ऑफ लिटिल कैपेसिटी में लिखते हैं कि लॉर्ड क्लाइव बाद में मीर जाफर को दी ओल्ड फूल और उसके बेटे मीरन को अ वर्थलेस यंग डॉग कहता रहा। और पंडित सुंदरलाल अपनी किताब हाउ इंडिया लॉस्ट हर फ्रीडम में लिखते हैं कि बाद में आसपास की रास्ते भी मीर जाफर को कर्नल क्लाइव्स डंकी कहा करते थे। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान में भी मीर जाफर जैसे हुक्मरान हैं जो तख्तो ताज की खातिर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कभी IMF यानी नई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास किशकोल लेकर जाते हैं, या कभी जगत सेठ मानकर चीन और सऊदी अरब के पास। तो पाकिस्तानी तख्तो ताज के शायक हुक्मरानों, याद रखो, धरती माँ की कोख से गद्दारी अच्छी नहीं होती। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।